गाइस टुडेस टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने एक परमाणु को समझने के लिए सिद्धांत प्रतिपादित किया है ना, ठीक है। पदार्थों को समझने के लिए थ्योरी दी। पदार्थ मतलब संबंधित किससे है? परमाणु से संबंधित है ना, तो उसने एक सिद्धांत दिया, उसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। चलिए तो क्या हुआ, नॉर्मल बताता हूँ कि इंग्लैंड के जॉन डाल्टन ने 1808 में एक वाद प्रस्तुत किया जिससे द्रव्य की संरचना, द्रव्य मतलब कौन है? पदार्थ। द्रव्य मतलब जो पानी वाला द्रव्य है वो नहीं, द्रव्य और द्रव अलग है ना। तो इंग्लैंड के जॉन डाल्टन ने 1808 में एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें द्रव की संरचना, तत्व, यौगिक मिश्रण तथा रासायनिक संयोग के नियमों की सरल व तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण किया जा सकता है। अतः इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। स्पष्टीकरण किया जा सकता है तथा, अतः हमारा लिखना तथा, ठीक है। तथा इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा, तथा भी जरूरत नहीं है। इस सिद्धांत को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हमारा मेन पॉइंट यहाँ होता है कि इनकी मुख्य अवधारणाएं, डाल्टन के सिद्धांत का मुख्य अवधारणाएं क्या क्या देखिए। चलिए तो पहला क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि द्रव्य बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है। मान लीजिए ये पदार्थ है बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये जो डाल्टन है उसने बताया था कि परमाणु को हम लोग काट नहीं सकते, इधर उधर कुछ नहीं कर सकते हैं, बांट नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ बताया था, लेकिन आगे बताएंगे हम लोग ये किस तरह से गलत है। तो द्रव्य बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। मतलब ब्रह्मांड जितने भी पदार्थ है, जितने भी द्रव्य है, किससे बना है बोलते हैं? परमाणु से मिलकर बना है, ऐसा बताया जा रहा है। पहला नियम, ठीक है। पहला नियम नहीं, पहला टॉपिक, सॉरी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या बताया जा रहा है कि एक तत्व के सभी परमाणु, मान लीजिए ये सोडियम है और हमारी प्रकृति में एक ही सोडियम नहीं, बहुत सारे सोडियम है, ठीक है। तो एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, सही प्रकार से क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। मतलब ये सोडियम है, ये दूसरा सोडियम है, तीसरा सोडियम, तीनों एक ही तत्व है ना। तो इसके अंदर जो भी परमाणु है, इसके अंदर भी जो भी परमाणु होगा और इसके अंदर भी जो भी परमाणु होगा, वही बताया जा रहा है। तो एक तत्व के सभी परमाणु, इनके सभी परमाणु हैं वह सभी प्रकार से समान होते हैं, अर्थात उसकी आकृति, आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में भी समानताएं होती है। इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं, इसके अंदर जितने भी परमाणु हैं उन सब के जो आकृति है, आकार है, द्रव्यमान है, वो सब गुण में भी क्या होती? समान होती है, ऐसा बोला जा रहा है डाल्टन ने, ठीक है। चलो क्लियर हो? दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट चलते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, मान लो जाए भिन्न भिन्न, एक तो हम लोग लेते हैं सोडियम लेते हैं, एक होते हैं कैल्शियम ले लेते हैं, भिन्न भिन्न तत्व है ना। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, तो क्या बोला जा रहा है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न गुणों वाले होते हैं। मतलब जो सोडियम का वो परमाणु है और जो कैल्शियम का परमाणु है, जो भिन्न भिन्न तत्व है ना, ठीक है, उसके परमाणु है भिन्न भिन्न प्रकार के तथा भिन्न भिन्न गुण वाले होते हैं। अलग अलग तत्व के ना जो परमाणु है अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब बोला जा रहा है, ठीक है। चौथा देखिए कि परमाणु द्रव्य का सबसे छोटा कण है। जो परमाणु है वो द्रव्य मतलब पदार्थ है, पदार्थ का क्या है? सबसे छोटा कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, ठीक है। यही बताइए, इसको हम लोग नॉर्मल आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। पांचवा देखिए, एक प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिक परमाणु बनाते हैं जिन्हें बाद में अणु कहा जाता है। मतलब क्या होता है कि ये परमाणु क्या बनाएगा? मिलकर क्या बनाएगा? एक प्रकार के अथवा भिन्न भिन्न तत्व के जो परमाणु हैं वो मिलकर क्या बनाएगा? आपको यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जिसे हम लोग बाद में क्या कहते हैं? अणु कहा जाता है। बाद में क्या कहा जाता है? अणु कहा जाता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे नियम दिए थे डाल्टन ने, ये डाल्टन के नियम लिख लीजिएगा, है ना। अब डाल्टन की सीमाएं चलते हैं। देखिए तो सीमाएं का मतलब क्या होता है कि वो क्या चीज़ नहीं बता पाया। डाल्टन ने जो नियम दिया था 5 दिया था, ऐसे 6 दिया था, लेकिन 6वां को भी मैं बता देता हूँ नॉर्मल पढ़ के कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अथवा भौतिक परिवर्तन द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये तो हमारा कहा जाए टॉपिक कमेंट टॉपिक बन जाएगा। 5 के बाद 6वां लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। मेरे को याद आ गया अभी थोड़ा से। तो
तो इसमें लिखूँगा नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ अच्छा से, बीच में अटक जाऊँगा तो आप लोग ध्यान देना कि क्या होता है कि परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अथवा किसी भी भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन द्वारा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया अथवा किसी भी भौतिक परिवर्तन द्वारा बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसको क्यों बता रहा हूँ मैं, इसको एक रिपीट करके सुन लीजिएगा एक बार और। इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये हमारा ना सीमाएं के अंतर्गत, या तो हम लोग आधुनिक परमाणु धारणा पढ़ेंगे ना, उसी के अंतर्गत आएगा, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी चलते हैं सीमाएं में। किस में चलते हैं? सीमाएं में। तो पहला सीमा यह है, इसको पूरा नहीं लिखा हूँ मैं पढ़ के बता रहा हूँ। एक्चुअली में कहा जाए, आप सुनते रहेंगे एकदम ध्यान से, कि इस सिद्धांत के द्वारा सीमाएं, इस सिद्धांत के द्वारा है ना, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और आकार और संयोजकता, ये 3 याद करिएगा। क्या क्या बोला मैं, कि इस सिद्धांत के द्वारा भिन्न तत्वों के, भिन्न लिख देना यहाँ पर, ठीक है, भिन्न तत्वों के, इस सिद्धांत के द्वारा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार तथा संयोजकता में भिन्नता का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता। मतलब जो भिन्न तत्व है, उसके जो द्रव्यमान है, उसका आकार है, उसके संयोजकता, इसमें सब कोई बात बताया ही नहीं गया था। किसमें? डाल्टन के परमाणुवाद में। किसको उसके द्रव्यमान में समानता होगी कि नहीं होगी, आकार समान होगा कि नहीं होगा, कि भिन्न होगा, संयोजकता क्या होगी, इस सब को नहीं बताया गया था। ठीक है, तो इससे बताया गया है कि इस सिद्धांत के द्वारा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान, आकार के साथ साथ संयोजकता में भिन्नता का स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, इस डाल्टन के परमाणुवाद के आधार पर। ठीक है, दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा जो रासायनिक संयोजन है, ठीक है, इस सिद्धांत के द्वारा जो रासायनिक संयोजन के जो नियम है, उस नियम को भारानुसार, किसके अनुसार बोलते हैं हम लोग? भारानुसार, भार के अनुसार, है ना, भारानुसार तो स्पष्ट किया जा सकता है, परंतु गैसीय आयतन संबंधित नियम स्पष्ट नहीं किए जा सके। मतलब क्या समझ रहे हैं कि भार के आधार पर हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं। किसके आधार पर? डाल्टन के नियम के अनुसार, क्योंकि हमने बताया था उसका जो आकृति है, आकार है, द्रव्यमान है, गुण में समानता होती है, हमने बताया था, तो इसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं उसकी क्रिया का, है ना। और इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोगों के नियमों को, रासायनिक संयोजन मतलब क्या है? जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, संयोजित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है क्या? तो क्या बोल रहा है कि इस सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोजन के नियम को भारानुसार तो स्पष्ट किया जाता है। जैसे कि इसका कितना भार है, क्या इतना भार निकला, इसका आणविक भार निकाल सकते हैं, तो इस भारानुसार तो स्पष्ट किया जाता है, परंतु गैसीय आयतन संबंधी नियम स्पष्ट नहीं किए जा सकें। मतलब यहाँ पर गैसीय आयतन संबंध है, गैस से ना, यहाँ पर जो गैस वाला जो नियम लागू होगा, यह तो मान लीजिए कार्बन है, OT कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गया, हो गया, हम लोग को उदाहरण के लिए बता दिया था मैंने, है ना। अब मान लो जाए कहीं पर गैसीय आयतन को ज्ञात करना है ना, किसी भी पदार्थ का, तो उस समय ये नियम क्या लागू नहीं हो पाता है। कौन सा नियम? डाल्टन का नियम है, क्योंकि उन्होंने केवल किसके बारे में बताया है? आकृति के बारे में बताया है, आकार के बारे में बताया है, द्रव्यमान के बारे में बताया है, गैसीय आयतन के बारे में तो बताया ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा है, क्या है कि यहाँ सिद्धांत, अच्छा इसको लिखा नहीं हूँ मैं, ध्यान सुनना, कि यह सिद्धांत यह भी समझाने में असमर्थ रहा, क्या रहा? असमर्थ रहा कि समान या भिन्न जो तत्व है, उसके परमाणु, भिन्न तत्व कौन है? परमाणु हैं, है ना, क्यों आपस में संयोग करके संयोग करके अणु या संयुक्त परमाणु बनाते हैं। क्या
एक बार फिर सुनिए कि यह सिद्धांत यह समझाने में असमर्थ रहा कि समान या भिन्न तत्वों के परमाणु, समान या भिन्न तत्व के परमाणु, है ना, क्यों आपस में संयोग करके, क्यों आपस में क्या करके संयोग करके, क्यों आपस में क्या करके संयोग करके, ठीक है, अणु या संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ये नहीं बताया गया था डाल्टन के नियम में, ठीक है। और ऐसी बहुत सारे उसके और सीमा है। एक और सीमा और बताता हूँ आपको, है ना, कि इस सिद्धांत से यहाँ स्पष्ट नहीं किया जा सका कि जो अणु हैं, अणुओं में, किसमें, अणुओं में परमाणुओं के बीच उपस्थित बल की जो प्रकृति है, बल की क्या है, प्रकृति है, वह किस प्रकार की है। अब देख, अणु में भी जो ये जो तत्व है, तत्व के बीच में आ जाए कोई चीज़ होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, जो भी होगा, है ना, ठीक है। तो इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि अणु में, ये जो अणु है ना, तत्व के जो अणु है, उस अणु में परमाणुओं के बीच, किसके बीच, परमाणुओं के बीच उपस्थित बल की प्रकृति किस प्रकार की, माइनस साइन वाली प्रकृति कौन से प्रकार की प्रकृति है, उसको स्पष्ट नहीं किया जा सका, ठीक, इसके आधार पर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर, ठीक है जी। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है ना। और सिद्धांत के बाद कुछ टॉपिक्स आगे बढ़ने के लिए कुछ हो जाए तो ज़्यादा ध्यान से मत सुनिए, है ना, क्या कहूँगा उसको। तो कुछ बता रहा हूँ कि आँखों की सितारों में आँखों को महफूज रखना बहुत देर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हूँ मैं भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, ठीक है। तो पहले बात यह है कि मेरे जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ना अपने को 1000 सब्सक्राइबर की आवश्यकता है ना। सो ये हो जाएगा, बहुत कितने दिन में होगा वो भी पता नहीं है मुझको, है ना, लेकिन होना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है यूट्यूब में, है ना। तो आपके फ्रेंड्स है या आपके कुछ भी वहाँ पर शेयर करते रहिए या वहाँ से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सो लाइक कमेंट नहीं करेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और अधिकतर आप लोग कमेंट मत करिएगा, है ना, यूट्यूब में, है ना। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आधुनिक परमाणु धारणा। जो डाल्टन के जो नियम है ना, वो नियम है, उसको ना एक्चुअली में कहा जाए ठीक से वो बता नहीं पाया था किसी चीज़ को, उसकी सीमाएँ थी, है ना। तो उसके बाद आधुनिक परमाणु धारणा, परमाणु की धारणाएं प्रस्तुत किया, आधुनिक, है ना, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। तो पहले पॉइंट ये है कि डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछली क्लास में। परमाणु क्या है, अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। लेकिन आधुनिक परमाणु धारणा के आधार पर क्या होता है, पहला पॉइंट बनता है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। हमने अविभाज्य बोलता था, मतलब क्या है कि टूटता नहीं है, लेकिन तोड़ सकते हैं उसको, परमाणु को। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान सुनना, है ना, ज़्यादा कुछ नहीं है कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। पहले आप लिखना, परमाणु अविभाज्य नहीं है ना, तथा यहाँ विभिन्न सूक्ष्मतम अवयकन जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है माइनस आयन वाले होते हैं, प्रोटॉन है वो प्लस आयन वाले होते हैं, और न्यूट्रॉन है वो उदासीन होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परमाणु अविभाज्य नहीं, ये बताया गया है, ठीक है। लेकिन डाल्टन ने क्या बताया था कि अविभाज्य है करके, तो ये इसको तोड़ा जा सकता है, कितने भागों, 3 भाग, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और किसमें, इलेक्ट्रॉन में, ठीक है ना, ओके। और जो परमाणु है वो भी द्रव्य का अभी तक सूक्ष्मतम कण, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान नहीं भी हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। एक ही तत्व के सोडियम है और ये सोडियम है ना, इनके सभी, एक ही तत्व, इसका तत्व ये भी तत्व है, इनके सभी परमाणु एक समान हो सकते हैं, ये पढ़ा था हमने। लेकिन ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि इसके परमाणु हैं वो एक समान नहीं भी हो सकते हैं। इसी के कारण तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है ना, है कि नहीं, सुने नहीं आप लोग,
कार्बन का 6 दूनी 12 होता है ना, परमाणु क्रमांक 6 होता है और उसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है, लेकिन कहीं कहीं 14 भी मिलता है अपने को, है ना। तो ये कैसे 14 हो गया होगा? इसमें न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है ना उसकी संख्या में समानता या उतार चढ़ाव होगी। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर 12 और 14 बना है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं, ये पढ़े थे हम लोग। लेकिन वो क्या हो सकता है? समान हो सकता है। इसको समझाने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कैल्शियम है और आर्गन है ना। इसका परमाणु संख्या होता है 20, इसका होता है 18, इसका द्रव्यमान संख्या होता है 40 और इसका भी होता है 40। तो 40 कहाँ से आया होगा? अगर ऐसे टाइप से कुछ समझ गए आप, है ना, तो ये समझना जरूरी है कि भिन्न भिन्न तत्वों के, ठीक है, ये मान इसको भिन्न भिन्न तत्व मानते हैं, अलग अलग तत्व जी, ठीक है, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान हो सकते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बताया था ना उसने। जैसे कैल्शियम का भी 40, आर्गन का भी 40 हो गया ना, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान समान तो हो गया, क्या हो गया ना। ठीक है, तो ये हो गया आधुनिक परमाणु धारणा। चौथा देखते हैं। चौथा में क्या बोला जा रहा है कि परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में नहीं संयोग नहीं करते हैं। हमने अभी पढ़ा था सरल पूर्ण अनुपात, है ना, पूर्ण संख्याओं के अनुपात में रहता है करके हम लोग पढ़े थे। ठीक है, मान लो जाए, है ना। तो परमाणु हमेशा सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में नहीं रह सकते हैं, है ना। तो अलग अलग अनुपात में कह सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का C6H12O6 ये तो होता है, हम लोग जानते हैं ना। तो मान जाए इसका हम लोग अनुपात निकालेंगे तो इस सरल अनुपात हो गया। ठीक है, अब मान लो जाए हम लोग निकालते हैं सुक्रोज का। किसका निकालते हैं? सुक्रोज का C12H22O। ठीक है, तो इसका देखिए 12:22:11। अब ये सरल अनुपात में है। ठीक है, इसको तो हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो 12:22:11, यहाँ पर देखिए इसके अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं, वहाँ 12:22 है, जो कि पूर्ण संख्याओं का अनुपात नहीं है। किसका अनुपात नहीं है? पूर्ण संख्याओं का क्या नहीं है? अनुपात नहीं। यहाँ पर इसको मत देखिए अभी। ठीक है, यहाँ देखिए कि पूर्ण संख्याओं का अनुपात नहीं है। ठीक है, सरल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में ही रहते हैं, ऐसे बोला गया था, लेकिन इसमें भी संयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये 12:22:11 कहाँ से पूर्ण संख्या के अनुपात में है? ठीक है, ओके। पाँचवा देखें, परमाणु अविनाशी नहीं है। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। तो अविनाशी हमारे इंडिया में तो एक ही जन है, कौन है? विष्णु भगवान जी। ठीक है, तो अविनाशी है। तो परमाणु अविनाशी नहीं है, मतलब उनका विनाश हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है ना। तो इसमें डिटेल आप क्या करेंगे, इसमें आप ज़्यादा डिटेल मत करिएगा, ये नॉर्मल जो एक लाइन में लिखा हूँ ऐसे लिख दीजिएगा, है ना। परमाणु अविनाशी नहीं मतलब इसमें क्या करेंगे कि बहुत से नाभिक की अभिक्रियाएं हैं, उस नाभिक की अभिक्रियाओं में जो नाभिक है, क्या है? नाभिक। उस नाभिक का निश्चित द्रव्यमान, उस नाभिक का कौन है? निश्चित द्रव्यमान है। ठीक है, बहुत से नाभिक की अभिक्रियाओं में, ठीक है, उस नाभिक का निश्चित द्रव्यमान अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। देखिए यहाँ पर, चलिए मैं यही बताना चाह रहा था कि परमाणु अविनाशी नहीं है। तो बहुत से नाभिक की अभिक्रियाओं में नाभिक का निश्चित द्रव्यमान है। नाभिक का बीच में नाभिक होता है ना, ऐसे परमाणु के बीच में नाभिक होता है। तो नाभिक का निश्चित द्रव्यमान है, जैसे कि अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होते तथा नए तत्व बनते हैं। और हमने पढ़ा है कि तत्व बनना तो बनता है, ना तो नष्ट होता है, लेकिन आधुनिक नियम के अनुसार नए तत्व बनते हैं, जिसे तत्वांतरण कहते हैं। अतः परमाणु अविनाशी नहीं है। ठीक है, ये हो गया। उदाहरण वगैरह मत दीजिएगा, है ना। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया आपका आधुनिक थ्योरी, ठीक है, परमाणु के बारे में। ठीक है।